Welcome, friends. Today we are going to study or to know something about English. First of all, अंग्रेजी जो है ना एक ऐसी व्याधि और ऐसा अभिशाप मान के कुछ बच्चे चलते हैं कि यार अंग्रेजी नहीं आती। तो इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं होती है, ये परिवेश की गलती होती है, ये हमारे टीचर्स की गलती है, हमारे जो गार्जियन है उनका अनजानापन होता है, वो नहीं जान सकते, नहीं समझ पाते कैसे पढ़ाना है, क्योंकि भाषा सीखी जाती है माहौल के बीच में। अंग्रेजी का माहौल है नहीं, कोई दो लाइन शुद्ध बताने वाला नहीं है, इसलिए स्कूलों का जो हाल है हम लोग जानते हैं, बच्चे भी ध्यान नहीं देते, ये भी है। तो हम इस पहल के माध्यम से, पहल एकेडमी के माध्यम से हम बिल्कुल उन बच्चों के लिए, देखिए मैं साफ साफ बता दूं, ये जो पाठ्यक्रम है, अभी का जो हमारा सिलेबस है, ये उनके लिए है जिन्होंने अंग्रेजी को कठिन समझा हुआ है और जिन्हें अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती, उनके लिए हम पाठ्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। आप यदि ठान लेंगे और हमारे हर टॉपिक को, हर चीज़ को ध्यान से सुनेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, तो निश्चित रूप से आप अंग्रेजी जो आपकी बाधा बनती थी वो आपके सहायक बन के जीवन में सफलता दिलाएगी। और है कुछ भी नहीं, मैं पहले ही बता दूं, अंग्रेजी हाँ ये ज़रूर है। अब देखो, वैसे तो देखा जाए तो जैसे कई बच्चों को गणित बहुत है, मुझे आश्चर्य होता है, कई बच्चे ऐसे होते हैं गणित अच्छी होती है, इंग्लिश नहीं आती उनको। तो उसका कारण ये है, गणित जो है ना, गणित तो देखिए 2 2 4 4 4 8 बिल्कुल टू दी पॉइंट काम करने वाला विषय है। अंग्रेजी ऐसा नहीं है, अंग्रेजी में 2 2 4 नहीं होते, अंग्रेजी में कभी तो 2 2 4 हो जाते हैं, कभी 4 4 8 हो जाते हैं। तो अंग्रेजी वाला मामला थोड़ा सा हटके होने के कारण ये भारी समस्या का सबब बना हुआ है बच्चों के लिए। तो आज मैं आपके समक्ष उन बच्चों के लिए जो बिगिनर्स हैं, है ना, जो शुरुआत करना चाहते हैं, जो चाहते हैं, खाली औपचारिकता नहीं, वास्तव में पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए हमारे ये इंग्लिश की क्लास है। तो सबसे पहले इंग्लिश में शुरू करूँ उससे पहले हम 2-3 नियम बता देते हैं। आपको इंग्लिश के लिए 2 कॉपी बनानी है। एक हम ग्रामर की बात करेंगे, है ना, इंग्लिश फॉर, अच्छा मैं अधिक से अधिक जो है ना इंग्लिश फॉर बिगिनर्स, इंग्लिश फॉर बिगिनर्स यानी प्रथम स्तर की इंग्लिश। हम इसको हिंदी में क्या लिखेंगे? प्रथम स्तर की अंग्रेजी, है ना। प्रथम स्तर की अंग्रेजी हम आज शुरू करने जा रहे हैं। इसमें आपको 2 काम करना है, इसमें 2 चीज लेंगे हम। तो एक इसमें से जो है, एक चलेगा आपका सामान्य जो भी नियम है, सामान्य नियम, है ना। सामान्य नियम का मतलब जो है जनरल जो रूल्स है ना, वो चलेगा। अब इसमें कई साथियों को ऐसा लगता होगा कि सर आपने इंग्लिश ऐसे कैसे लिख दिया, तो देखो इसको कैपिटल में हम इंग्लिश फॉर बिगिनर्स, है ना, इंग्लिश फॉर बिगिनर्स, ये हमने लिखा है इंग्लिश फॉर बिगिनर्स। तो एक तो सामान्य नियम चलेगा, जनरल रूल्स चलेंगे। जनरल रूल को हमने कैसे लिखा है, देखिए, जनरल रूल्स हम सिखाते चलेंगे क्या नियम है। और एक होगा वोकेब्युलरी का सेशन, वोकेब्युलरी शब्द ज्ञान। तो ये जो नियम है ना, ये नियम आप विश्वास मानो
ये नियम ज़्यादा नहीं है, ये नियम बहुत थोड़े से हैं। ये नियम जो हैं बहुत थोड़े से हैं। नियम थोड़े से हैं। इन नियमों को सीखने में मुश्किल से 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, महीने भर, 1.5 महीने लगते हैं, 2 महीने लगते हैं, बस इसमें ग्रामर हो जाता है पूरा। मुख्य जो समस्या हम भारतीयों की है, खास करके हिंदी स्पीकिंग बेल्ट के बच्चों की है, वो है वोकेबुलरी की। तो वोकेबुलरी और सामान्य नियम दोनों सीखने के बाद फिर प्रयोग की समस्या आती है कि यूसेज कैसे किया जाए, उसको यूज कैसे किया जाए, है ना, और किस शब्द के साथ किसका कैसे प्रयोग किया जाए। तो कुल मिला के जो भी समस्या आने वाली है, आप हमारे साथ रहिए, बने रहिए, चीज़ों को धीरे धीरे करके पढ़ते जाइए। इंग्लिश आपके कब्जे में बढ़िया से आ जाएगी, इसमें कोई शंका करने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपना परिचय दे दूं पहल के इस मंच से। मेरा नाम है दीपक कुमार। आप जानना चाहेंगे कि मेरी क्या योग्यता है, क्या है, तो उसके बारे में बता दूं। मैंने 15 साल तक कॉलेज में सेवा दी, भाषा पढ़ाता रहा। इससे पहले मैं इंग्लिश टीचर के रूप में लगभग 4-5 साल काम किया, और इसके बाद कॉलेज में प्रोफेसर लगने से पहले मैं विदेश में द्विभाषा हुआ करता था। यानी कोई कुछ बोल रहा है अंग्रेजी में, उसको हिंदी करना, यदि कोई हिंदी में बोल रहा है उसको अंग्रेजी तत्काल करना। मोदी जी के साथ जो द्विभाषा रहता है, वो मोदी कुछ भी बोलते हैं उसको अंग्रेजी में बोलना, अंग्रेजी बोली हुई लोगों की चीज़ों को हिंदी में बताना उनको। इस तरह का हमने काम 3 वर्षों तक किया विदेश में, यूरोप में, वो सब करके आए हैं। तो भाषा बहुत प्यारी चीज़ होती है। और लेकिन देखिए, मेरा वैदुष्य क्या है, मैं कितना अंग्रेजी जानता हूँ वो मायने नहीं रखता है, मैं आपको कितना दे पाता हूँ वो ज़्यादा मायने रखता है। तो हम हिंदी बेल्ट में पिछले 12 साल से इंग्लिश में काम कर रहे हैं, खास करके प्रतियोगी परीक्षा देने वाले बच्चों के बीच में। तो हमने सिखाया कम, सीखा ज़्यादा। हमने ये सीखा कि यार, एक सामान्य बच्चा गांव का आता है, कस्बे से आता है, शहर का बच्चा आता है, बेचारे ने कभी कुछ पढ़ने की कोशिश की, समझ में नहीं आता उसको, और कोई उसको ठीक से समझाता नहीं है। तो वो कैसे कैसे समस्या लेके आते हैं, बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती, बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते, ना तो लिखना जानते हैं, ना पढ़ना जानते हैं, ना बोलना जानते हैं, ना समझते हैं। बस यूं ही किसी तरह से धक्का देके इंग्लिश चलती चली जा रही है, जल्दी चली जा रही है। ऐसे बच्चों को लेके हमने काम किया, उन बच्चों को हमने परीक्षाएं पास कराई। आज वो कहते हैं, गुरुजी अंग्रेजी तो बहुत ईजी चीज़ निकली, बहुत सरल निकली। तो वैसी इंग्लिश आपकी हो जाएगी। आपको ध्यान से मेरी बात सुननी है। मैं दीपक कुमार, ट्रेनर फॉर इंग्लिश फॉर अबाउट 15 ईयर्स, और हम केवल भारत में नहीं, विदेश में हम पढ़ा के आए हैं, है ना। हम द्विभाषीय थे, ट्रांसलेटर थे, और भाषा जो है ना, भाषा हम जीते हैं, भाषा पढ़ाते नहीं हैं, हम भाषा सिखाते हैं, भाषा को जीते हैं। हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो, दोनों में हम मर्म भाषाओं के मर्म को समझते हैं। और दूसरी बात ये बता दूं मैं, हम जिस अंग्रेजी की चर्चा करने जा रहे हैं वो हम ब्रिटिश इंग्लिश की चर्चा करेंगे। जब भी आवश्यकता पड़ेगी हम ब्रिटिश इंग्लिश की चर्चा, क्योंकि भारतवर्ष में ब्रिटिश इंग्लिश को ही प्रामाणिक और कम्पिटिटिव स्तर पे अच्छा माना जाता है। हालांकि कंप्यूटर वगैरह में जो भाषा चलती वो अमेरिकन चलती है, क्योंकि उसके सारे जो प्रोग्रामर्स हैं वो अमेरिकन लैंग्वेज में बनाते करते हैं। लेकिन हमारी जो भाषा है भारतवर्ष की, वो भारत सरकार जिसे फॉलो करती है वो ब्रिटिश इंग्लिश है। तो हम ब्रिटिश इंग्लिश की बात करेंगे। और बीच बीच में अंग्रेजी इसलिए बोलूँगा मैं, ताकि आपको पता चले कि आपको भी इस तरह से इंग्लिश बोलना सीखना है। क्योंकि भाषा का मतलब होता है भाषा बोलना, जानना, लिखना, पढ़ना, समझना। भाषा का मतलब 4 चीज़ें होती है। आपको लिखना आना चाहिए, आपको बोलना आना चाहिए, आपको समझना आना चाहिए, आपको भाषा ठीक से लिखना, बोलना, समझना, पढ़ना आना चाहिए। 4 चीज़ जब आ जाती है ना, तब माना जाता है कि इसको भाषा आती है। तो हमारी जो समस्या होगी
प्रथम स्तर की इंग्लिश में वो एक सामान्य नियम सीखेंगे, फिर हम वोकेबलरी जानेंगे। तो अच्छा होगा आप एक नोटबुक तैयार कर लें इसका, है ना। आप इसका नोटबुक तैयार कर लीजिए, एक नोटबुक बनाइए इसके लिए, और एक नोटबुक बनाइए आप इसके लिए। 2 नोटबुक 100-100 पेज का बना लीजिए और सावधानी से लेके चलिए। जो जो बात आप बताई जाए यहाँ पे उसको केवल सुनिए ध्यान से, पहले तो बढ़िया से सुनिए, और सुन लेने के बाद फिर अलग से समय देके इनको उतार भी लीजिए। हो सके तो साथ साथ सुनते चलिए, उतारते चलिए, सुनते चलिए, उतारते चलिए। केवल सुनिए मत, उतारना जरूरी है। उतारेंगे क्योंकि एक बार सुनने से चीज़ें याद नहीं होती हैं। आप उतार लेंगे, उतारने के बाद उसकी आवृत्ति करेंगे तो वो जल्दी से आपको याद हो जाएगा। और विश्वास मानिए, आप अंग्रेजी में अन्य विषयों को पीछे छोड़ सकते हैं यदि आप हमारा साथ दे के चलें ठीक से। तो कुछ भी नहीं अंग्रेजी में, बहुत ईजी है, लेकिन बस वही है, बात तो ईजी है लेकिन कब कहाँ कैसे वो मोड़ लेती है, उन सारे मोड़ों को हमें समझना है तो इंग्लिश सरल हो जाएगी। तो ये तो रही बात शुरुआत की, है ना, अपना परिचय का। और अब हम आगे जो बताने जा रहे हैं उसको भी आप ध्यान से सुनिए। हमारा ये कहना है कि जब हम इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश राइटिंग की बात करते हैं ना, तो इंग्लिश राइटिंग जो होती है ना 2 तरह की होती है। नंबर 1 कैपिटल, और नंबर 2 होता है कर्सिव। तो कैपिटल इंग्लिश ये होती है, देखिए A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z। तो ये जो कैपिटल इंग्लिश है आपको आती होगी, और इसमें जो जितने भी बुक्स हैं, अखबार वगैरह है, उसका जो पहला अक्षर होता है वो कैपिटल होता है, या किसी के नाम होता है वो कैपिटल होता है। तो इसको हम कैपिटल अक्षर का प्रयोग कैसे करते हैं, तो इसमें जो है आपको, ये आपका कैपिटल है ना, ये आपका कैपिटल है। मुझे लगता है सबको आता होगा लिखना पढ़ना सबको। और वैसे सच्चाई ये है कि ये कैपिटल जो है ना, ये हम लोगों के लिए नहीं है, ये अखबार के लिए है, ये टाइप वालों के लिए है, और ये बुक्स वालों के लिए। हमारे लिए इसका कोई मतलब नहीं है, हमें खाली याद रखना पड़ता है कि ये वो है। दूसरा देखिए, दूसरा जो होता है वो कर्सिव होती है। तो कर्सिव में जो है इसी कैपिटल को हम ऐसे लिखते हैं, कर्सिव कैपिटल A B, है ना, C D E F G H I J, इस तरह से ये कर्सिव चलते हैं। तो इस कर्सिव के बारे में हम ये बताना चाहते हैं कि वास्तव में यदि बढ़िया इंग्लिश जाननी हो, हाई लेवल की RS वगैरह सीखने करने के लिए, तो ये आ जाए। तो इसकी ट्रेनिंग आप ऑफलाइन आपको लेनी पड़ेगी, ये वाली ट्रेनिंग इसकी। बाकी अभी हम केवल सामान्य तौर से बताना चाह रहे हैं कि जो हमारी अंग्रेजी है वो एक कैपिटल है, एक कर्सिव है। कैपिटल का कर्सिव ये है। अच्छा, फिर हम लेते हैं स्मॉल ABCD को, है ना। तो स्मॉल जो ABCD है, एक तो होती है बुक वगैरह के लिए, वो ऐसा होता है A B C D, है ना, E F
और फिर जो इसी स्मॉल का जो कर्सिव होगा, जो वास्तव में हम लोगों को परीक्षा वगैरह में लिखने की आवश्यकता पड़ती है, वो जो कर्सिव है वो कर्सिव ऐसी होती है, A B C D E F, स्मॉल वाला है ये, तो हम इसको लेंगे F G H I J K L M N O P है ना, ये P Q, ये देखिए Q को जो है Q R S T U V W X Y और Z। अब ये मैंने पूरा इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये हमारे लिए है ही नहीं, मुझे आता भी नहीं है कि वो कैसे टाइप किया जाता है, टाइप वाली जो अक्षर है ना वो कैसे लिखे जाते हैं, कैसे, वो है ही नहीं हमारे लिए। तो अब पूरे इंग्लिश को देखा जाए तो ये 4 प्रकार की है, 2 कैपिटल और 2 स्मॉल। तो वो जो 2 कैपिटल है 2 स्मॉल है, तो 2 कैपिटल में एक तो है टाइप के लिए, एक है हम लोगों के लिए जो हम लिखते हैं, और जो स्मॉल है ये वाला है टाइप के लिए, ये वाला है प्रिंटिंग के लिए, ये जो है हम लोगों के लिखने के लिए है। इस तरह से 4 प्रकार की इंग्लिश होती है, लिखने की और छपाई की। तो छपाई वाले का अब हम क्या है, दरिद्री में हम क्या करते हैं, वही एक चादर है, उसी चादर को हम ओढ़ भी लेते हैं, उसी को पहन लेते हैं, उसी से नहा लेते हैं, उसी को अपने काम में ले लेते हैं, क्योंकि गरीबी है। क्योंकि गरीबी का मतलब यहाँ पे हम जानते नहीं अंग्रेजी बढ़िया से, उसी कैपिटल को घसीट रहे हैं हर जगह। जब आप उसी कैपिटल को एग्जाम में लिखोगे तो एग्जाम वाला क्या नंबर देगा आपको, वो तो एग्जाम वाला पहले ही समझेगा ये तो कोई सामान्य बच्चा है, वो मुश्किल से कोई ऐसा बच्चा है, मुश्किल से ABCD जानता है, और जैसे तैसे धक्के दे के इसने इंग्लिश सीखी हुई है। तो वास्तव में धक्के दे के जैसे तैसे गरीबी दिखा के आप किसी की कृपा प्राप्त नहीं कर सकते, भीख जरूर प्राप्त कर सकते हो, और भीख से ज़िंदगी चलती नहीं है। तो हमारी स्थिति बहुत ही ख़राब है कि हम कर्सिव राइटिंग नहीं जानते हैं। तो मैं फिर से इसको कंक्लूड करता हूँ, पूरी बात बता देता हूँ। ABCD जो है ना, अब हमारे पास 4 तरह की हो गई, ये देखिए 4 तरह की इंग्लिश हो गई। मैं फिर से बता दूँ, एक तो है इंग्लिश ये वाली जो छपाई की है ना, ये इंग्लिश कौन सी है, छपाई की है। और ये इंग्लिश है जो लिखाई की है। ये देखिए, ये इंग्लिश यदि लिखोगे ना आप, लेकिन इसको सीखने में आपको कम से कम 1.5-2 महीने का समय चाहिए, वो भी ऑफलाइन सीखोगे तब। ये और हम सिखाते हैं, एक बात और ख़ास है, मैं इसे सिखाता हूँ। मैंने सैकड़ों बच्चों को इतनी बढ़िया इंग्लिश सिखा दी है, वो धारा प्रभा इंग्लिश लिखते हैं, और ऐसा लगता है कि अंग्रेज का भतीजा इंग्लिश लिख रहा है, जान रहा है, पढ़ रहा है। ये इंग्लिश आप कर्सिव सीख सकते हो, जान सकते हो। और तीसरी इंग्लिश है, जैसा मैंने बताया पहले, ये स्मॉल वाला है। ये दोनों क्या है, ये कैपिटल है, ये कैपिटल है, ये है प्रिंटिंग के लिए। ये किसके लिए है, ये छपाई के लिए है, हमारा ऐसे कोई काम नहीं है। ये लिखाई के लिए है, ये लिखने के लिए है। हम जब लिखते हैं ना, ये लिखाई का है। और ये जो आपका A और B है, ये C है, ये D है ना, E है, और ये जो F है, ये किसके लिए है, ये दोनों ये स्मॉल हैं। और ये किसके लिए, ये छपाई के लिए है। इससे आपका कोई मतलब नहीं होना चाहिए, पर दिक्कत क्या है, इसी को हम लिखना जानते हैं, इसी से हम काम चलाते हैं और इसी को लिखते हैं।
और इससे अपना इम्प्रेशन और स्वरूप दोनों बिगाड़ते हैं हम लोग। ये छपाई का है। और चौथा जो है ना, वो है हमारा लिखाई का, इसे कर्सिव कहते हैं। ये कर्सिव ये रहा, ABCDEFGHIJK, ये वाला हमारा क्या है, ये लिखाई का है। तो आप में से कितनों को आता है लिखाई वाली इंग्लिश? किसको किसको आती है? तो इस इंग्लिश की प्रैक्टिस देखिए, इस इंग्लिश की प्रैक्टिस और इस इंग्लिश की प्रैक्टिस इंग्लिश मीडियम स्कूलों में, वो भी कोई अच्छी स्कूल हो तो ये बच्चों को करवाई जाती है प्रैक्टिस। बच्चे बचपन में इसे सीख जाते हैं यदि बढ़िया स्कूल है तो, और नहीं तो ये कर्सिव राइटिंग वो लोग सीखते नहीं हैं। इसी से बच्चे, हम जो देसी बच्चे हैं हम लोग, हम क्या करते हैं, इसी से काम चला रहे हैं। जो हमारे काम का नहीं है उसी से काम चला रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो यूँ करके हमारी अंग्रेजी बिगड़ी हुई है और हमें लिखना ही नहीं आता है। और देखिए ये बड़ा दुर्लभ विद्या, ध्यान रखना। आपको कोई कर्सिव सिखा दे, ये बहुत ही मुश्किल काम है। इक्का दुक्का कोई टीचर, खास करके कंपटीशन लाइन में ऐसे हैं जो सिखा सकते हैं। उनमें से मैं एक हूँ, जिसमें हम 1.5-2 महीने तक कर्सिव सिखाते हैं। बच्चा कर्सिव सीख जाता है और ऐसे लिखता, लगता है कोई अंग्रेज का बच्चा हो ये, ठीक है ना। तो ये आपको मैंने इसलिए बताई है क्योंकि हम लोग बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश शुरू कर रहे हैं, तो हमें ये सारी बात मालूम पड़नी चाहिए कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है, ठीक है ना। अच्छा, एक 5वीं तरह की इंग्लिश और है। 5वीं तरह की इंग्लिश है जिसमें हम छपा, ये जो लिखाई वाले हैं ना, दोनों लिखाई वाले कितने हो गए, लिखाई प्लस लिखाई। एक लिखाई ये वाला 1 नंबर और एक लिखाई ये वाला 2 नंबर। इन दोनों को मिला के जो लिखाई है, दोनों को मिला के जो बात लिखते हैं, वो 5वें नंबर का है। उसका तरीका, इन दोनों को मिला के लिखते हैं, उसको देखिए कैसे लिखते हैं। जैसे हमें लिखना हो एरोप्लेन, AEROPLANE, एरोप्लेन हमने देखो एक साथ लिख दिया। यदि हमारा नाम है, अब देखिए यदि हमारा नाम सत्येंद्र है तो देखिए इस तरह से एक बार हमने, मतलब हमारा हाथ नहीं उठा, तो ये जो है ना, इस तक हमें आना पड़ता है। जैसे किसी का नाम रामेश्वर है तो देखिए रामेश्वर शब्द हम ऐसे लिखेंगे। यदि किसी का नाम राम कुमार है ऐसे लिखेंगे। तो जब ऐसा लिखोगे और एक अंग्रेजी ऐसा लिखोगे आप, तो दोनों में फर्क होता है। ये लिखने का है ही नहीं, ये तो फॉर्म भरने वाली अंग्रेजी है। आप जब एग्जाम की कॉपी पे लिखते हो वह ऐसी इंग्लिश होनी चाहिए, इसे कर्सिव राइटिंग कहते हैं। तो 5 तरह की इंग्लिश है, इसमें से 3 हमारे काम का है, 2 छपाई का है, ठीक है ना। तो ABCD इस तरह से होती है। तो जैसा मैंने बताया आपको कि अंग्रेजी सीखने के लिए हमें इन सारी बातों से वाकिफ़ होना होगा, इन सारी बातों को जानना होगा, तब जाके हम बढ़िया चीज़ें कर सकेंगे और बढ़िया इंग्लिश सीख। आजकल सब उपलब्ध है। तो इंग्लिश में जैसा मैंने बताया सामान्य नियम और शब्द ज्ञान ये सब आना चाहिए। अब मैं आपको लेता हूँ जो शुरुआत करेंगे उसके लिए। देखिए उसके लिए हम एक चीज़ ले रहे हैं। सबसे पहले हम हिंदी में चीज़ों को लेते हैं। एक होता है, देखिए एक होता है कर्ता हिंदी में, पहले हिंदी बता दूं मैं। एक होता है कर्म, एक होती है क्रिया, है ना, एक होती है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण।
तो कर्ता को हम कहते हैं सब्जेक्ट। क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। कई साथियों को हमारी कर्सिव समझ में नहीं आएगी, तो मैं उनके लिए ये कैपिटल में लिखता हूं, सब्जेक्ट। कर्म को कहते हैं ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये बार बार हमारे सामने आने वाला है। क्रिया को कहते हैं वर्ब, और क्रिया विशेषण को कहते हैं एडवर्ब। आप कहोगे साहब हमें हिंदी भी नहीं आती है, तो कोई बात नहीं, हिंदी भी नहीं आ रही तो ऐसी कोई समस्या की बात नहीं है। हम इन सारी चीज़ों को समझेंगे, है ना, हम इन सारी चीज़ों को समझेंगे। देखिए, पहले आपको ये देखना है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब और एडवर्ब, इन 4 शब्दों को आप देखिए, समझिए, पहले याद कीजिए इसको। इसको हम बोलते हैं, कैसे बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे सब्जेक्ट, है ना, इसे बोलेंगे ऑब्जेक्ट। देखिए, मैं हिंदी नहीं पढ़ा रहा, इसलिए हिंदी के शब्दों के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूंगा। मैं आपको एक पकड़, कई बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी आती है उनको, इसलिए मैंने बात बताई है। कई बच्चे पूछते हैं कि साहब वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं, एडवर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसलिए हमने लिख दिया है। बाकी वास्तव में जो आपको सिखाना चाह रहा हूं वो है ऑब्जेक्ट। मैं उच्चारण सिखा रहा हूं फिलहाल। इसका नाम है वर्ब और यह है एडवर्ब। ठीक है ना, यह है एडवर्ब, ये नाम हो गया। अब ये है क्या? मैं चाहूं तो कर्ता, कर्म, क्रिया विषय हटा देता हूं, क्योंकि हमें सीखना ही नहीं है, हमें हिंदी में जानने की आवश्यकता नहीं है, हमें तो इंग्लिश सीखनी है। अभी हम 4 चीज़ों को ले रहे हैं। देखिए, यहाँ पर राम ने मुझे कल वहां देखा। मैं वहां जा रहा था, राम ने दूर से मुझे देखा। यह हमारा वाक्य है। तो देखिए, ये जो वाक्य है ना, इस वाक्य में जो कर्ता है, यानी इस वाक्य को देखने का, ये जो देखने का लास्ट में क्रिया हो रही है ना, ये इसको कहते हैं वर्ब। जो क्रिया होती है, जो एक्शन होता है, एक्शन या चेष्टा जो होती है ना, चेष्टा को कहते हैं वर्ब। सबसे सरल तरीका हमारा वर्ब को पकड़ने का ये है, ये वर्ब है। जो एक्शन होती है, जो चेष्टा होती है, क्रिया अक्सर हिंदी वाक्य के अंत में आती है, उसको कहते हैं वर्ब। अच्छा, जो देखने का काम कौन कर रहा है? देखना, किसने देखा? राम ने देखा। तो इस क्रिया को जो करता है उसको कहते हैं सब्जेक्ट। ये देखिए, ये है सब्जेक्ट। ये क्या है? ये सब्जेक्ट है। तो 2 बात बहुत ही इजीली आप पकड़ सकते हो। जो काम करे वो सब्जेक्ट, और जो क्रिया होती है, अंत में जो शब्द आते हैं, उसको कहते हैं हम वर्ब। एक्शन को, चेष्टा को हम वर्ब कहते हैं, और जो करता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। अच्छा, कर्ता अपनी क्रिया से किसको चाह रहा है? देखना, कर्ता है राम, क्रिया है देखा। इससे किसको चाह रहा है? किसको देख रहा है? वो मुझे को देख रहा है। तो मुझे जो है ना, ये है ऑब्जेक्ट। मुझे क्या है? ये है ऑब्जेक्ट। 2 बात हो गई, 3 बात हो गई। और जो आपकी क्रिया है ना, क्रिया, ये जो क्रिया होती है ना, इस क्रिया में 2-3 बातें और भी होती है। क्या होता है? क्रिया का मतलब हमने क्या कहा? वर्ब। वर्ब का जो टाइम होता है ना, समय, वर्ब के टाइम को हम कहते हैं एडवर्ब। अच्छा, वर्ब का जो प्लेस होता है, प्लेस को भी कहा जाता है एडवर्ब। और वर्ब का जो मैनर होता है ना, ये वर्ब का आप देख लो, VERB, वर्ब का जो प्लेस है उसको हम कहते हैं एडवर्ब। अभी और समझाऊंगा मैं। और वर्ब का जो मैनर होता है, MANNER, मैनर को कहते हैं ढंग।
मैनर को क्या कहते हैं? मैनर को कहा जाता है ढंग। ढंग इसको कहते हैं स्थान। आप हिंदी से माध्यम से इंग्लिश सीख रहे हैं, इसे कहते हैं समय। देखिए, जो क्रिया होती है, क्रिया का जो समय है, क्रिया का जो स्थान है, क्रिया का जो ढंग है, ये जो तीन चीजें हैं ना, इन तीन चीजों को अंग्रेजी में एडवर्ब कहा जाता है। तो मैं आज जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो इतनी सी बात है, हम कितने भी बातें बोलें, कितना भी कुछ लिखें करें, उसमें बार बार सब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, एडवर्ब आएगा, है ना। इन सबको हमें क्या करना है? पहचानना है कि साहब एडवर्ब कौन है, वर्ब क्या है। तो मैंने बताया आपको, कोशिश की, अभी मैं उदाहरण देकर और समझाऊंगा। वाक्य में जो काम करता है उसको कहते हैं सब्जेक्ट। अच्छा, जो काम हो रहा होता है, देखने का काम हो रहा है, जो चेष्टा है, जो एक्शन है, इंग्लिश में एक्शन कहते हैं चेष्टा को, तो वो जो देखा जो क्रिया है, इसको हम क्रिया को वर्ब बोलते हैं अंग्रेजी में। और फिर राम ने अपनी क्रिया से किसको देखा, किसको चाहा? तो मुझे चाहा, तो इसलिए मुझे को हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। दो बात हो गई। और फिर मैंने एक बात और बताई आपको कि देखा जो क्रिया है ना, देखा क्रिया के तीन बातें हैं। देखा क्रिया का, देखा क्रिया का जो टाइम होगा वो एडवर्ब कहलाएगा, देखा क्रिया का जो स्थान होगा वो एडवर्ब कहलाएगा, देखा क्रिया का जो ढंग होगा वो एडवर्ब कहलाएगा। अब तीन बात, क्योंकि मैंने देखा है बच्चे एडवर्ब में आके थोड़ा सा कठिनाई अनुभव करते हैं। तो यहां देखिए, कल क्या है? देखना जो क्रिया है उसका टाइम है, इसलिए कल क्या कहलाएगा? कल एडवर्ब कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। अच्छा, वहां क्या है? वहां स्थान है। देखो आप, देखना क्रिया कहां पे हुई? वहां पे हुई। तो जो स्थान होता है देखने की क्रिया का, उस स्थान को भी हम एडवर्ब कहते हैं, है ना। तो ये एडवर्ब के जो तीन रूप होते हैं उसमें से दो रूप आपके सामने आ गए। अब हम निश्चिंत हो गए कि साहब राम ने मुझे कल वहां देखा, जो वाक्य है इसमें राम को कहेंगे सब्जेक्ट, मुझे को कहेंगे ऑब्जेक्ट, और कल और वहां दोनों को हम कहेंगे एडवर्ब, और देखा को हम कहेंगे वर्ब। इस तरह से चार चीजें हमें जानने क्या। अब इसकी परिभाषा बना लेते हैं। देखिए, सब्जेक्ट उसे कहते हैं जो काम करे, जो क्रिया करे, जो क्रिया करे। कितनी सरल परिभाषा है, जो क्रिया करे वो सब्जेक्ट। अच्छा, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? जिसे टारगेट कर रहे हो आप, है ना, जिसे आप टारगेट कर रहे हो, जिसको आप लक्ष्य बना रहे हो क्रिया से, जिसे टारगेट करते हैं, जिसे टारगेट करते हैं, किससे? क्रिया से, वो होता है ऑब्जेक्ट। देखना, देखने का जो क्रिया है ना, इससे हम किसको टारगेट कर रहे हैं? मुझे को कर रहे हैं, तो इसलिए मुझे जो है ना ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो ध्यान रखो, छोटी सी परिभाषा है, ये आगे चल के जब हम आगे डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव की बात करेंगे, आपसे कहेंगे सब्जेक्ट चुनो, तो आपसे सब्जेक्ट चुना नहीं जाएगा यदि ये फॉर्मूला याद नहीं होगा। आपको ध्यान, जो क्रिया करे वो सब्जेक्ट होता है, और जिसे टारगेट करते हैं, कर्ता अपनी क्रिया से जिसको चाहता है उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। और वर्ब जो होता है ना, वर्ब तो बड़ा सरल होता है, क्योंकि जो भी एक्शन होता है, जो भी एक्शन होगा, यानी जो चेष्टा होगी वो वर्ब होगा। और क्रिया के, अब देखो, क्रिया के तीन बातें हैं, क्रिया में तीन बातें हैं। कौन कौन सी? क्रिया का ढंग, ध्यान देना, हिंदी में समझ लो पहले, क्रिया का समय, और क्रिया का स्थान। ढंग, समय, स्थान, क्रिया का वो जो होगा वो आपका ये एडवर्ब कहलाएगा, वो एडवर्ब कहलाएगा, वो ढंग एडवर्ब कहलाएगा। तो क्रिया का जो ढंग है, क्रिया का जो समय है, क्रिया का जो स्थान है, उसको हम एडवर्ब कहते हैं। तो ये चार बातें मैं आपको आज बताना चाह रहा था। मैं कुछ वाक्य लूँगा, इसका आप इस पे ध्यान दो, आप इसे देख लो, हो सके तो जैसा मैंने बताया आप उतारते चलो सबको, है ना।
स्क्रीनशॉट लेने का कोई तुक नहीं है, स्क्रीनशॉट लेते रहोगे कुछ मतलब नहीं है, उतारो आप, उतारने में क्या चीज़ें याद हो जाती हैं और चीज़ समझनी है। ये बच्चों जैसी बहुत मामूली बात है। मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब और एडवर्ब, ये 4 चीज़ें आपको ध्यान से समझनी है क्या है, क्योंकि ये यदि समझा हुआ है, अब जो मैं प्रश्न देने जा रहा हूँ उन प्रश्नों को आप ठीक से कर पाओगे। और यदि आपने नहीं किया है तो वो फिर, यदि ये नहीं समझा है तो आपसे हो नहीं पाएगा। तो ये जो 4 चीजें हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, एडवर्ब, इन 4 चीजों को आपको बढ़िया से समझ। मैं एक बार फिर से इसका रिवीजन कर देता हूं, है ना। जब हम कोई वाक्य बोलते हैं उसमें जो क्रिया होती, जो लास्ट में जो एक्शन होता है उसको हम कहते हैं वर्ब, और जो एक्शन को करता है वो होता है सब्जेक्ट। 2 बात तो बहुत क्लियर हो गई भाई। हम लोग अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, हम लोग इस समय अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। देखिए मैं वाक्य लेता हूं, नया वाक्य ले लेता हूं। देखिए, हम इस समय अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। अब देखिए इसमें कितने शब्द हैं? 1 शब्द, 2 शब्द मान लो इसको, ये 3, पढ़ रहे हैं 4, है ना। तो पढ़ रहे हैं जो 3 शब्द है ना, हिंदी की खासियत है कि हिंदी क्या पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में भी है, इज, एम, आर, आईएनजी वगैरह लगा करता है। तो ये जो पढ़ रहे हैं ना, ये चेष्टा है। ये क्या है? चेष्टा है। चेष्टा को क्या कहते हैं? एक्शन कहते हैं। जो एक्शन है उसे क्या कहते हैं? उसे वर्ब कहते हैं। ये है मेरे प्यारे, ये इस तरह से वर्ब को पहचानो आप। और क्रिया हिंदी के वाक्य में लास्ट में वर्ब हुआ करता है। हिंदी में चेष्टा कहते हैं, उसको एक्शन कहते हैं, एक्शन ही वर्ब होता है। अच्छा, इसको कर कौन रहा? पढ़ाई का काम कौन कर रहा है? जो करता है उसे कहते हैं कर्ता। जो करता है, देखो एक तो करता है, जो करता है वो क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है। कर्ता को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? हम इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट। 2 बात हो गई। और ये जो टाइम, क्या भाई, पढ़ाई का काम कब हो रहा है? पढ़ाई का काम इस समय हो रहा है। जो इस समय टाइम जो होता है ना, ये जो टाइम है, टाइम को डिनोट करने वाला जो शब्द है ना इस समय, वो कहलाएगा एडवर्ब। क्यों कहलाएगा? क्योंकि हमारा नियम है कि क्रिया को बताने वाला जो समय है वो एडवर्ब कहलाता है। ये एक निश्चित नियम है, इसलिए हमारा ये हो गया एडवर्ब। अच्छा ये बताओ, हम लोग अपनी क्रिया से किसको चाह रहे हैं? हम लोग अपनी क्रिया से इसको चाह रहे हैं, समय को चाह रहे हैं कि अंग्रेजी को चाह रहे हैं? हम किसको पढ़ रहे हैं? तो जिसको चाहते हैं ना, जिसको चाहते हैं उसको कहते हैं कर्म। हिंदी में कहते हैं कर्म और इंग्लिश में कहते हैं इसको ऑब्जेक्ट। इसे क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। मैं हिंदी के में ज्यादा नहीं जाऊंगा, शुरू में थोड़ा सा जा रहा हूं मैं। आपको सीधे याद रखना है, जो काम करे वो कर्ता, जो काम होता है, जो एक्शन होता है वो क्रिया, क्रिया के द्वारा जिसको चाहा जाता है वो ऑब्जेक्ट। और ये जो पढ़ना है ना, पढ़ना का जो 3 चीज है, पढ़ने में 3 चीज है। क्या? पढ़ने का टाइम एडवर्ब होगा, है ना। पढ़ने का स्थान एडवर्ब होगा, प्लेस बोलेंगे हम इसको, है ना। पढ़ने का जो प्लेस है वो एडवर्ब होगा। और पढ़ने का जो ढंग है ना, मैनर बोलते हैं इंग्लिश में ढंग को, है ना। पढ़ने का जो मैनर है, ढंग है, उसे हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। तो वर्ब के 3 भाग हो गए। तो वर्ब के 3 भाग को, टाइम को भी हम एडवर्ब कहेंगे, प्लेस को भी हम एडवर्ब कहेंगे, और मैनर को भी हम एडवर्ब कहेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपने सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, एडवर्ब को ठीक से समझ लिया है ना। तो ये चीज़ें यदि आपके समझ में आ गई है तो समझो कि आपने इंग्लिश में प्रवेश कर लिया। देखिए अब हम लेते हैं कुछ वाक्य लेते हैं।
कहाँ रहता है, वह कहाँ रहता है। मैं उसे जानता हूँ, मैं उसे जानता हूँ। हमने पाठ याद किया, वह तेजी से भागा, उसने वहाँ मुझे पूछा। ये मैंने 5 वाक्य लिए हैं। इन 5 वाक्यों में आपको बताना है कि भाई सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और एडवर्ब कौन सा शब्द है। ठीक है ना, ये आपको बताना है। आप प्रयास कीजिए, बताइए इसमें कौन कौन सा क्या है, सब्जेक्ट कौन सा, ऑब्जेक्ट कौन सा है, और बताइए। 5 वाक्य हैं। आपके उदाहरण के लिए मैं यहाँ एक वाक्य लेता हूँ। मैंने अंग्रेजी पढ़ी। ठीक है, मैंने को बोलूँगा मैं सब्जेक्ट, ये देखिए। पढ़ी को मैं बोलूँगा वर्ब, और अंग्रेजी को मैं बोलूँगा ऑब्जेक्ट। ये देखो, मैंने तो फटाफट इस वाक्य के तीनों बता दिए, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब बता दिए। आपको बताना है इसमें कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है। हिंदी में ले रहा हूँ भैया, अभी अंग्रेजी शुरू नहीं किया मैंने। इंग्लिश वाले सेंटेंसेस में कल लूँगा, कल आपको समझाऊंगा। क्योंकि हम बार बार जो है ना सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को, वर्ब को, एडवर्ब का यूज करेंगे, बार बार यूज करेंगे। तो वी विल यूज सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब एंड एडवर्ब so many times, again and again. Therefore you need to know what is subject, what is object, what is verb and what is adverb. There are some other things. For instance, there is an adjective, there is a complement, there is a noun, pronoun, adjective, verb. There are so many things. But don't worry, you don't need to worry anything anymore about these things, because we need to know first these basic things. If you are aware of these things, then I shall be able to express the further things, what is required to know, to write and to understand the things. है ना? तो बेसिक चीज़ें हैं ये, these are basic things, you must know these basic things. So I think you have completed your lesson. See, because देखो अब यहाँ पे जो भी बात मैं बताऊंगा ये सब आपको पता। मैं क्या बताऊंगा, सब्जेक्ट बताऊंगा, ऑब्जेक्ट बताऊंगा, वर्ब बताऊंगा, एडवर्ब बताऊंगा। मैं हिंदी में बोलूँ चाहे अंग्रेजी में बोलूँ, आपके समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं इंग्लिश में बोलता हूँ। देखो, वह यहाँ रहता है, हियर वह इज द सब्जेक्ट। वाई इट इज सब्जेक्ट, वाई इट इज सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट क्यों है? वाई इट इज सब्जेक्ट बिकॉज दिस इज ए डूअर ऑफ लिविंग, रहने का करता है ये। वह इज डूअर ऑफ दिस वर्ब, देयरफॉर वह इज सब्जेक्ट। ओके, एंड रहता है, रहता इज एन एक्शन, रहता है इज एन एक्शन, बिकॉज दिस इज एन एक्शन, बिकॉज दिस इज एन एक्शन, देयरफॉर एक्शन इज ए वर्ब, रहता है इज ए वर्ब। तो दिस इज सब्जेक्ट, that is this is a verb. Okay, and you see when we talk about subject, object, adverb, we told you, मैंने बताया था आपको एडवर्ब किसको कहते हैं। एडवर्ब 3 चीज को कहते हैं, क्रिया के टाइम को, क्रिया के प्लेस को, क्रिया के ढंग को। ये देखना कहाँ क्या है, क्रिया का प्लेस है, क्रिया का ढंग है या क्रिया का टाइम है। तो कहाँ देखा जाएगा तो क्रिया का स्थान है, ये प्लेस है ये, इसलिए कहाँ को क्या कहेंगे हम?
कहाँ को हम कहेंगे एडवर्ब। ये मैंने 3 भाग करके I divided this sentence into 3 parts and I told you and I informed you that रहता है is a verb, कहाँ is an adverb and वह is a subject। इस तरह से हमें पता चल गया। Come on second sentence, see the second sentence here, what do you think about मैं? मैं is a subject and जानता हूँ, what is जानता हूँ? What is जानता हूँ? जानता हूँ is a verb and what do you think about उसे? Do you know what is उसे? तो उसे का मतलब है ये कर्ता अपनी क्रिया से किसको चाह रहा है, ये टारगेटेड किया गया है। जानना, किसको जानना? इसको जानना, इसलिए उसे इज द ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। तो आई थिंक यू हैव आइडेंटिफाइड ऑल द आंसर्स करेक्टली। मुझे पता है आपने सारे इसकी जो उत्तर है ना सही ढूंढा होगा, फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ। कई साथी क्या है, पढ़ने बैठे हैं लेकिन ध्यान कहीं और है, तो ऐसी स्थिति में कुछ बातें चूक हो जाती है, इसलिए हम इसका आंसर बता देते हैं। देखिए, हमने जो है ना, हमने इज द सब्जेक्ट, आया समझ में? हमने। और पाठ याद किया इज एन एक्शन। व्हाट इज इट? दिस इज एन एक्शन एंड द एक्शन आर कॉल्ड what is the action called? तो एक्शन जो है ना वर्ब कहलाता है। एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। एंड व्हाट डिड यू लर्न? आपने किसको याद किया, किसको चाहा, क्रिया के द्वारा किसको चाहा? पाठ को चाहा। ये पाठ है आपका ऑब्जेक्ट। तो सफाई से दूर दूर लिख के सारी चीज़ों को बताइए। जब मुझे आई नो यू हैव स्टडीड, यू हैव नोन वेरी वेल सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब एंड एडवर्ब। So this see the second last sentence, वह तेजी से भागा। भागा is an action, therefore भागा is verb। वह, ये काम जो है ना, the action of running, भागने का काम कौन कर रहा है? वह कर रहा है, इसलिए वह क्या है? वह सब्जेक्ट है। तो हमें सब्जेक्ट पता चल गया, भागा पता चल गया, ये वर्ब है। तेजी से क्या है भाई? तो तेजी से जो है ना ये ऑब्जेक्ट नहीं है, तेजी से जो है ना ये वर्ब का ढंग है। हमने बताया था ना एडवर्ब में 3 चीजें होती हैं। ये जो तेजी से है ना ये ढंग है। चूंकि ये वर्ब का ढंग है इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे एडवर्ब। एंड देयर इज लास्ट वन, इन लास्ट वन यू कैन सी, उसने वहां मुझे पूछा। उसने मुझे वहां पूछा। तो किसने पूछा? किसने पूछा? इसने पूछा। पूछने का काम इसने किया। जो काम करता उसे कहते हैं सब्जेक्ट। ये जो काम करने वाला है ना इसको कहते हैं हम क्या? सब्जेक्ट। और पूछने का काम ये जो है एक्शन है ये। और एक्शन आपको पता चल ही गया है कि एक्शन किसे कहते हैं। एक्शन को हम वर्ब कहते हैं। और ये बताओ, पूछने की क्रिया से उसने किसको चाहा? वहां को चाहा कि मुझे चाहा? तो पूछने की क्रिया से उसने मुझे चाहा, इसलिए मुझे जो है ना यह है ऑब्जेक्ट। और जो वहां है, वहां ये क्या है? आप देख सकते हो वहां। व्हाट इज वहां? वहां इज द प्लेस ऑफ एक्शन। वहां इज द प्लेस ऑफ वर्ब पूछा। पूछा का ये क्या है? स्थान है। इसलिए स्थान को क्या कहते हैं? स्थान को हम कहते हैं एडवर्ब। तो इस तरह से ये हमने इस चीज। अब इसके पीछे से आपको एक शीट मिलेगी, इस पे देखेंगे तो उस शीट को आपको सॉल्व करना है। जैसे मैंने 5 सॉल्व करवाए हैं। आज मेरा उद्देश्य इतना सा था कि मैं आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब और एडवर्ब बता दूं। और इससे पहले मैंने आपको बताया कि ABCD 5 प्रकार की होती है। उसमें पहला हमारे काम का नहीं है, दूसरा हमारे काम का नहीं है, 3 जो है ना कर्सिव राइटिंग वो हमारे काम का है, वो भी आप सीख सकते हो। और हम इन तीनों को तो काम में लेते नहीं हैं। हम वो दरिद्र नारायण की तरह वो घिसी पिटी वो जो टाइपिंग वाली अंग्रेजी उससे काम चलाते हैं। अरे भाई, तो टाइपिंग की है, कर्सिव इंग्लिश ही अलग होती है। तो जाने अनजाने में गलतियां होती रहती हैं। और यही कारण है जब आप डिस्क्रिप्टिव लिखते हो
तो परीक्षक पहले ही समझ जाता है बेचारा गरीब है ये अंग्रेजी के मामले में। तो अपने को कोई गरीबी किसी को दिखानी नहीं है, किसी से भीख मांगनी नहीं है, सारे संसाधन आपके पास हैं। आप जग जाओ ना, तुम सब क्या हनुमान हो, हनुमान। जगने की जरूरत है। तो अब जगे कैसे जगाएं बताओ। अब तुम खुद कहा ना, जब तक आप में समझ नहीं होगी तब तक कोई भी पाठ, कोई भी टीचर कुछ नहीं कर सकता आपका, कोई भी संस्थान कुछ नहीं कर सकता। आप जगो, जुड़ो। हमने आज अंग्रेजी की शुरुआत की है, इसको देखोगे आप। मैंने बताया ना, इसमें 3 समस्या होती है अंग्रेजी में। एक होती है वोकैब की समस्या, सबसे भारी समस्या। एक होती है प्रैक्टिस की समस्या। 2 हम दोनों आपको करवाएंगे। और तीसरी जो है ना ग्रामर वाली, वो तो महीने 1.5 महीने की चीज़ है। ग्रामर तो सारा नियम बता देंगे। और यही हो रहा है, बच्चे अधिकतर क्या कर रहे हैं, वो खाली ग्रामर ही ग्रामर सीख को, न वोकैब की प्रैक्टिस हो रही है, न कोई इंग्लिश बोल रहा है, न कोई इंग्लिश लिख रहा है। इस तरह से ओवरऑल चारों चीज़ की प्रैक्टिस होनी चाहिए इंग्लिश में। तो आजकल तो टेक्नोलॉजी ऐसी आई हुई है, आप पहल एकेडमी के मंच से इन सारी चीज़ों को, जो भी इसमें संभव हो पा रहा है, जैसे 4 चीज़ें हैं, 4 चीज़ों में से 2-3 चीज़ें तो आराम से हो जाएंगी इसमें। एक आध चीज़ें वो भी अपने एफर्ट से आप पूरा कर लेंगे। तो आई थिंक दिस इज़ द लास्ट सेंटेंस एंड आई वुड लाइक टू फिनिश हियर माई सेल्फ and see you tomorrow. Thank you so much.